बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। और उसमें जो डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसको हम देखेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर। वैसे तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर, बट हम स्पेशली आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। ये चूंकि आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑटिज्म की तरफ जाने से पहले मैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं, ताकि आपको पता हो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बेसिकली होते कौन से हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विद ऑनसेट इन द डेवलपमेंटल पीरियड। ये वो मेंटल कंडीशंस होती हैं, या आप कह सकते हो ये वो अबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, या ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो कि डेवलपमेंटल पीरियड जो कि ऑनसेट होता है। ऑनसेट इन द डेवलपमेंटल पीरियड, बेसिकली डेवलपमेंटल पीरियड में ये अपीयर हो रहे होते हैं। डेवलपमेंटल पीरियड कौन सा होता है? द डिसऑर्डर्स टिपिकली मैनिफेस्ट अर्ली इन डेवलपमेंट। अर्ली जो डेवलपमेंट होती है, ऑफन बिफोर द चाइल्ड एंटर स्कूल। बच्चा जब स्कूल में एंटर होता है ना, उससे पहले वाला जो पीरियड होता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल का पीरियड, उसमें ये बेसिकली अपीयर होती हैं, ये वाली तमाम जो कंडीशंस होती हैं। एंड आर करेक्टराइज बाई, और ये कौन सी होती हैं? वे बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, इसमें होता क्या है, या आप कह सकते हो इनकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? बाई डेवलपमेंटल डेफिसिट्स आर डिफरेंसेस इन ब्रेन प्रोसेसेस। बेसिकली ब्रेन जो चीजें प्रोसेस करता है ना, उसमें या तो डेफिसिट होती है या डिफरेंसेस होते हैं। दैट प्रोड्यूस इंपेयरमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस इंपेयरमेंट ऑफ पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। बेसिकली ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्रेन जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है? इंपेयरमेंट्स प्रोड्यूस इंपेयरमेंट्स ऑफ पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। बंदा जो है किसी भी तरीके से, या जो इंडिविजुअल या बच्चा है, उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, उसकी पर्सनल लाइफ भी, या आप कह सकते हो फंक्शनिंग या कम्युनिकेशन, एकेडमिक फंक्शनिंग भी उसकी मुतासर होगी, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी मुतासर होगी। यू कैन से दैट कि ये ब्रेन के जो है डिसऑर्डर्स हैं, और इसके साथ साथ इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो 3 4 नाम है इसके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बेसिकली जो है ना, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है कि ये अर्ली डेवलपमेंट में होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें पेयर होना शुरू हो जाते हैं। और न्यूरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फिर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और उस वजह से फिर क्या होता है? वो जो इंडिविजुअल या बच्चा है, वो पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली वो आगे नहीं बढ़ पाता, सिंपल सा बेसिकली इसका मतलब ये बनता है। वो तमाम डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता, और जिसकी वजह से पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चा नॉर्मली आगे नहीं बढ़ पाता। ओके जी। अब इस कैटेगरी के अंदर हम जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, ये याद रखिएगा, उस बच्चे की या इंडिविजुअल की ना, किसी ना किसी उसकी जो लाइफ का, आप कह सकते हो लाइफ का सर्कल, या कह सकते हो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट होगा ना, पर्सनल हो, सोशल हो, एकेडमिक हो या ऑक्यूपेशनल है, इनमें से एक या एक से ज्यादा में इशू आ रहा होगा इन तमाम डिसऑर्डर में। चाहे वो कम्युनिकेशन में आ रहा हो, लैंग्वेज में आ रहा हो, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आ रहा हो, मतलब इसमें किसी ना किसी जगह पर इशू आ रहा होगा, डेवलपमेंटल इशू, या आप कह सकते हो ब्रेन इशू आ रहा होगा, ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम की वजह से। The range of developmental deficits or differences varies from specific limitations of learning or control of executive function to global impairment of social skill or intellectual ability। अब वो यहां पर ये बता रहा है कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है ना, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था कि इसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, अब वो बता रहा है कि कौन कौन से इश्यूज होंगे इसमें। द रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डेफिसिट और डिफरेंसेस वेरीज फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग में इशू आ सकता है, कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव फंक्शंस, इसमें इशू आ सकता है, इससे लेकर उसके बाद टू ग्लोबल इंपेयरमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जो सोशल स्किल्स हैं उसमें इंपेयरमेंट आ सकती है, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें से किसी भी जगह पर कोई ना कोई इशू हो सकता है,
लर्निंग में इशू होगा, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में इशू, फंक्शन में को कंट्रोल करने में इशू, ग्लोबल इंपेयरमेंट में इशू, या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में। यानी कि स्किल्स, बेसिकली सोशल स्किल्स की बात कर रहा है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी, स्किल्स नहीं सीख पाएगा बच्चा। once thought to be categorically defined, more recent dimensional approaches to measurement of a symptoms demonstrate a range of severity, often without a very clear boundary with typical development। अब हमने कुछ दिन पहले जो हमने लेक्चर्स देखे थे उसके अंदर याद करें, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एक होता है कैटेगोरिकल मेजरमेंट या डायमेंशन, एक होता है एक होती है कैटेगोरिकल मेजरमेंट और एक होती है डायमेंशनल मेजरमेंट। तो वो क्या था? once thought to be categorically defined, more recent dimensional approach to measurement of the symptoms demonstrate a range of severity। हमने कुछ दिन पहले कैटेगोरिकल और डायमेंशनल अप्रोचेस पढ़ा था। कैटेगोरिकल में ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद हम उसको बोल देते हैं हाँ जी इसको डिसऑर्डर है या इसको डिसऑर्डर नहीं है। और डायमेंशनल अप्रोच में ये होता है कि हम उसकी इंटेंसिटी चेक कर रहे होते हैं, लेवल चेक कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि डायमेंशनल लेवल में हम जा रहे होते हैं जब एक दफा हम उसको कैटेगोरिकली डिफाइन कर लेते हैं ना कि इसको ऑटिज्म है या नहीं है, या कोई भी डिसऑर्डर है या नहीं है, उसके बाद फिर हम डायमेंशनल अप्रोच की तरफ जा रहे होते हैं कि इसको, इसका लेवल कौन सा है सेवेरिटी का, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अच्छा, ऑफन विदाउट अ वेरी क्लियर बाउंड्री विद टिपिकल डेवलपमेंट। अब यहां पर वो बेसिकली, अब यहां पर वो एक बात कह रहा है, ऑफन विदाउट अ वेरी क्लियर बाउंड्री विद टिपिकल डेवलपमेंट। अब यहां पर बेसिकली वो कहता है कि अगर टिपिकल डेवलपमेंट है ना, टिपिकल डेवलपमेंट का इशू है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि एक एज होती है बच्चा उसमें उसमें नहीं बोल पाता, एक एज होती है बच्चा उसमें चल नहीं पाता, एक एज होती है बच्चा उसमें इवन क्रॉल नहीं कर पाता। तो वो कहता वो हमारी टिपिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। कहता ये ना हो कि जब आप उसको डायग्नोज करने जाएं या समझने के लिए जाएं या असेसमेंट के लिए जाएं, आप वो डेवलपमेंटल स्टेजेस को भी एबनॉर्मेलिटी कंसीडर कर लो। जैसे यहां पर मैंने हाईलाइट भी किया, इट कैन बी हार्ड टू क्लियरली सेपरेट व्हाट इज अ नॉर्मल वेरिएशन इन बिहेवियर और डेवलपमेंट फ्रॉम व्हाट इज क्लिनिकल डिसऑर्डर। अब यहां ऐसा हो सकता है कि हम वो जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है ना कि बच्चा एक टाइम में चल नहीं पा रहा बट थोड़े टाइम के बाद वो चलना शुरू कर देता है, अब वो कहता है कि यहां पर ये इशू हो सकता है, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना उसमें ये इशू हो सकता है कि आप वो डेवलपमेंटल लेवल जो है, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उनको अब नॉर्मल समझना शुरू कर दो। तो कहते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पर कि बच्चा हो सकता है कि वो नॉर्मली अपनी किसी डेवलपमेंटल स्टेज में हो बट हम उसको डिसऑर्डर समझ रहे हो या हम उसको अब नॉर्मेलिटी समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस वजह से इशू आ सकता है कि चीजें ओवरलैप कर सकती हैं। आप समझ रहे हो कि शायद ये कोई सिम्टम है बट वो हो सकता है कि उसकी नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज ही हो। ये बात क्लियर है? ये बड़ी आप कह सकते हो ये समझने वाली बात है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये ना हो कि हम, चूंकि ये छोटी एज में डिसऑर्डर्स डायग्नोज होते हैं ना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये काफी सारे डिसऑर्डर हैं, तो हम ये ना हो कि जो डेवलपमेंट है उसी को, डेवलपमेंटल स्टेज को ही हम समझ रहे हो। अच्छा, अब यहां पर वो कह रहा है कि इस कंफ्यूजन को आप दूर कैसे कर सकते हो कि मतलब वो डेवलपमेंटल स्टेज है या डिसऑर्डर है, हम इसको कैसे मतलब क्लियर कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी नीचे दे दिया है। डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर thus requires the presence of both symptoms and impaired functions। अब यहां पर ये देखो, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देगी। हाउ यू कैन डायग्नोज अ डिसऑर्डर, ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल। वो कहता है कि आपको सिम्टम भी चाहिए, आपको सिम्टम भी चाहिए और साथ इंपेयर्ड फंक्शंस भी चाहिए, यानी कि वो उसकी एबनॉर्मेलिटी फंक्शनिंग में भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी वो एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा हो और सिम्टम भी शो कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज है कि वो पर्टिकुलर सिम्टम को शो कर रहा है, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, फंक्शनिंग भी नहीं उसकी हो पा रही, तो ही हम उसको डायग्नोज करेंगे। सिर्फ सिम्टम की बेस पे या इंपेयर्ड फंक्शनिंग की बेस पे हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर एज में बच्चा जो है ना चल नहीं पाता, तो वो इंपेयर्ड फंक्शन है, मतलब उस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ साथ हमें सिम्टम भी चाहिए कि क्या, अच्छा चलो ये परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा, ये पर्टिकुलर फंक्शनिंग नहीं इसकी हो रही, बट क्या सिम्टम भी शो हो रहे हैं हमें कि नहीं हो रहे।
तो ये चीज आपको उस कंफ्यूजन से बचा देगी जो मैंने ऊपर बात की है कि आप डेवलपमेंटल स्टेज पे उसको सिम्टम ना समझ रहे हो, तो आपको साथ साथ सिम्टम भी देखना होगा और साथ इम्पेयर्ड फंक्शनिंग भी देखनी होगी। ये नहीं है कि सिर्फ सिम्टम शो हो, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग शो ना हो तो भी आप डायग्नोज नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग शो हो रही है, सिम्टम शो नहीं हो रहा तो भी आप डायग्नोज नहीं कर सकते। दोनों का होना जरूरी है। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ने लगे हैं ना, और खास तौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। आपको ये वाले ऑटिज्म वाले या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे बहुत ज्यादा आपके आसपास मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा ना इश्यूज हैं बच्चों के अंदर। तो अगर आप ये सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी या जो चाइल्ड डिसऑर्डर्स हैं इन पे ही ग्रिप अपनी बना लेते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हो। ये भी एक अलग से पूरी फील्ड है, बच्चों वाली भी। तो इस इन डिसऑर्डर्स को बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर सारे करेंगे, और कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी होंगे जो मैं आपको बोलूंगा ये आपने करने हैं, मतलब वो जो इजी होंगे। ठीक है, बट इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एक ये वाला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और एक जो है एडीएचडी। इनको तो हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से कीजिएगा। हाँ जी। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां एक्सप्लेन भी किया हुआ ऊपर वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ताकि दूर हो जाए। In the past, neurodevelopmental disorders like ADHD, autism, etc. were understood in a categorical way. पहले हम इसको कैटेगरीज में देखते थे, यस और नो में, बट अब हम इसको डायमेंशंस में भी देखने लगे हैं कि सेवेरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवेयर है। ठीक है, ये है इसमें। अब प्रॉपर डायग्नोसिस रिक्वायर्स बोथ, जो ऊपर मैंने बात की कि कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। दो चीजें याद रखिएगा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कब आपने डायग्नोज करना है। ये दोनों सिम्टम का होना जरूरी है, दोनों चीजों का होना जरूरी है अगर आप डायग्नोज करने जा रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर किसी बच्चे को। एक तो प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स होने चाहिए, और दूसरा दो सिम्टम्स मस्ट कॉज सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन पर्सन एबिलिटी। एक तो सिम्टम्स की प्रेजेंस जरूरी है, दूसरा फंक्शनिंग के अंदर इंपेयरमेंट होना, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग ना होना या कोई चीज परफॉर्म ना कर पाना, दैट इज ऑल्सो अ नेसेसरी टूल या नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। के सिम्टम्स का होना भी जरूरी है, इसके साथ साथ उसकी फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो उसकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो उसकी सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ या ऑक्यूपेशनल लाइफ, इनमें से कोई कुछ या इनमें से सारी के अंदर वो सही तरीके से परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो ही हम इसको डायग्नोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड माइट शो साइंस ऑफ इनअटेंशन, इनअटेंशन शो कर रहा है, सिम्टम ऑफ जो कि एडीएचडी का सिम्टम है, बट unless those signs significantly interfere with school or home life, a formal diagnosis would not be made। अब वो कहता है इनअटेंशन जो है ना सिम्टम है एडीएचडी का, ऐसा ही है ना। अब ये जो इनअटेंशन है ना सिम्टम है एडीएचडी का। अब वो कहते हैं ये तो आपको शो हो गया कि इनअटेंशन है बच्चे में, बट वो कहता कि अगर ये वाली इनअटेंशन वाली प्रॉब्लम है ना उसकी पर्सनल, एकेडमिक, सोशल या ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर अगर इंटरफेयर कर रही है, उसको सही से फंक्शन नहीं करने दे रही ये वाली प्रॉब्लम, तो ही हम इसको डायग्नोज करेंगे एडीएचडी। अदरवाइज हो सकता है ये डेवलपमेंटल इशू हो सकता है कि कोई ये आरजी सिम्टम हो। ठीक है, हो सकता है कि ये उसका क्राइटेरिया में या क्राइटेरिया पे पूरा ना उतर रहा हो। ठीक है, हो सकता है ये किसी और वजह से हो। हमें ये दोनों चीजें ही चाहिए, एक तो फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, यानी कि उसके डेली रूटीन जो परफॉर्म करना है या डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करना उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होना, और दूसरा सिम्टम्स का होना। ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है डायग्नोसिस के लिए। किन के डायग्नोसिस के लिए? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है? चलें ये आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैटेगोरिकल फॉर्म में और डिमेंशनल फॉर्म में, यानी कि हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है, अब इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली को ऑकर विद अनदर वन अनदर, एक दूसरे के साथ भी ये हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी को एडीएचडी है तो हो सकता है उसको ऑटिज्म भी हो, ऑटिज्म है तो हो सकता है उसको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का भी इशू हो।
ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो हो सकता है कि उसको एडीएचडी भी हो साथ, तो ये को अकर कर सकते हैं। उसके बाद ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आल्सो फ्रीक्वेंटली को अकर विद अदर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट इन चाइल्डहुड। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म, वही वाली बात है कि दूसरों के साथ भी हो सकते हैं। For some neurodevelopmental disorders, the clinical presentation includes behaviors that are more frequent or intense when compared with those of। अब यहाँ पर वो बेसिकली कह रहा है कि न्यूरोडेवलपमेंटल को अगर आपने प्रेजेंट वो करना है ना डायग्नोज, कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, कौन कौन से बिहेवियर्स इंक्लूड होते हैं उनका शो होना जरूरी है। दैट आर मोर फ्रीक्वेंट और इंटेंस, या तो फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार हो, या फिर इंटेंस हो, व्हेन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ द सेम डेवलपमेंटल एज एंड जेंडर। अब अगर वो कहते हैं कि आपने मतलब देखना है ना कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चों से डिफरेंट है या नहीं, तो आप देखोगे कि उसके जो बिहेवियर है ना, या तो वो डेफिसिट कर रहा है या ज्यादा बिहेवियर शो कर रहा है, इंपल्सिविटी शो कर रहा है दूसरे बच्चों की निस्बत, तो ही आप फिर इसमें क्या करोगे, इसके डायग्नोसिस की तरफ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डायग्नोज ओनली व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिसिट्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, उसमें सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट्स हो, आर अकम्पनीड बाय एक्सेसिवली repetitive behaviors, restrictive interest एंड इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस। ये वाली तमाम चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कि उसके बिहेवियर्स रेपिटेटिव हो, यानी कि बार बार कोई चीज कर रहा है, किसी चीज पर रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, किसी चीज पर रुक गया है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर चीज में वो इंटरेस्टेड है तो उसी में उसी चीज को करी जा रहा है, उसी चीज को देखी जा रहा है। उसके बाद है इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, कि अगर कोई काम उसने एक तरह से किया तो जब भी वो करेगा वैसे ही करेगा, अगर उससे इधर उधर हुआ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम शो करना शुरू कर देगा, वो मतलब एबनॉर्मेलिटी शो करना शुरू कर देगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आई डायग्नोसिस इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन पुअर सोशल स्किल्स। सिर्फ पुअर सोशल स्किल्स पे ही हम नहीं जाएंगे। अ चाइल्ड मस्ट ऑल्सो शो रेपिटेटिव बिहेवियर्स, वो कोई काम बार बार भी कर रहा हो, हैव वेरी लिमिटेड और फोकस्ड इंटरेस्ट, बहुत कम या उसके बहुत फोकस्ड इंटरेस्ट हो, एंड स्ट्रांगली रेजिस्ट चेंजेस इन रूटीन्स और सराउंडिंग्स, यानी कि वो रेजिस्ट करता हो कि कोई भी चीज उसके आसपास चेंज ना हो, अगर चेंज होगी तो वो टेंट्रम शो करना शुरू कर देगा, जिसको बोलते हैं इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, कि किसी एक चीज को जिस तरह से उसने किया तो बार बार वैसे ही करे। ओनली व्हेन बोथ द सोशल डेफिसिट एंड दीज बिहेवियरल पैटर्न्स आर प्रेजेंट कैन एएसडी बी डायग्नोज। जब ये मतलब सोशल डेफिसिट होंगे और बिहेवियरल पैटर्न मौजूद होंगे तब भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये ऑटिज्म की एग्जाम्पल थी।